हे गाइस, वेलकम टू द जीएस पोर्टल। आज का टॉपिक है हम लोगों का गुप्त साम्राज्य और वर्धन वंश। ये दोनों टॉपिक हम लोग इसी वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, गुप्त साम्राज्य यह लोग थे कुषाण के सामंत थे और इनका कार्य क्षेत्र था प्रयाग के निकट कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश में। और यह लोग वैष्णव धर्म को मानते थे और इनका चिन्ह था गरुड़ चिन्ह। ठीक है, चलिए। प्रथम राजा था जिसने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की, वो था श्रीगुप्त। और इसने कब स्थापना की? तो इसने स्थापना की 240 ईस्वी में और यह राज्य किया 240 से 280 ईस्वी तक। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, प्रभावती गुप्ता के पूना ताम्रपत्र अभिलेख में श्रीगुप्त को आदिराज कहा गया है। नेक्स्ट राजा था दोस्तों घटोत्कच। इसका कार्यकाल था दोस्तों 280 से 320 ईस्वी। चलिए, नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट राजा है चंद्रगुप्त प्रथम। यह राजा बना दोस्तों 320 ईस्वी में और जब यह राजा बना तब इसने गुप्त संवत की शुरुआत की, जो कि 319 से 320 ईस्वी में था। यह था दोस्तों प्रथम प्रसिद्ध एवं वास्तविक संस्थापक था। नेक्स्ट है दोस्तों इसकी उपाधि थी दोस्तों महाराजाधिराज। इसकी पत्नी थी लिच्छवी कुमारी कुमार देवी। इसकी पत्नी का नाम था दोस्तों कुमार देवी और इसका पुत्र था दोस्तों समुद्रगुप्त। और इसको दोस्तों लिच्छवी दौहित्र बोलते हैं, क्योंकि दौहित्र मतलब होता है दोस्तों नाती। क्योंकि इसकी माँ लिच्छवी की थी, इसलिए इसे लिच्छवी दौहित्र बोला जाता है। और इसने कुमार देवी के नाम से मुद्रा भी चलाए। और यह भी पूछता है राजा रानी नाम का सिक्का किसने चलाया? तो वह चलाया चंद्रगुप्त प्रथम ने। नेक्स्ट राजा है दोस्तों समुद्रगुप्त। इसने शासन किया 335 ईस्वी से 380 ईस्वी तक। इसे दोस्तों B.A. स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा है। क्यों कहा है यह हम लोग देखते हैं। क्योंकि इसने जीता 9 आर्यावर्त, जिसको दिग्विजय बोला गया, एवं 12 दक्षिणावर्त, इसे धर्म विजय बोला गया। मतलब 9 उत्तर के राजा एवं 12 दक्षिण के राजा को इसने हराया था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों इलाहाबाद या प्रयाग प्रशस्ति। यह किसने लिखा था? यह लिखा था दोस्तों हरिसेन ने। इसको दोस्तों महासंधि विग्राहक भी बोलते हैं। किसे? हरिसेन को, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों समुद्रगुप्त के कुछ उपाधि। इसकी उपाधियां थी दोस्तों वैष्णव, अश्वमेधकर्ता, विक्रमांक, कविराज, धरणीबंध और समर सतह। समर मतलब होता है युद्ध और सतह मतलब होता है 100, मतलब 100 युद्ध का विजेता। नेक्स्ट है दोस्तों रिद्धपुर अभिलेख में समुद्रगुप्त को तत्पाद परिगृहित कहा गया है। नेक्स्ट है दोस्तों यह संगीत प्रेमी था। तो इसका प्रमाण कहाँ से मिला? तो इसका प्रमाण मिला एक सिक्का जिसमें समुद्रगुप्त बीना बजा रहा था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों समुद्रगुप्त ने सैनिक वेशभूषा वाले सिक्के चलाए। क्योंकि देख लीजिए यह युद्ध बहुत करता था, इसलिए इसने सैनिक वेशभूषा वाले सिक्के चलाए। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों इसकी पत्नी का नाम था दत्त देवी और इसका वर्णन है एरन अभिलेख में। और दत्त देवी का ही पुत्र था रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों श्रीलंका के राजा मेघवर्मन को गया में एक बौद्ध मंदिर बनवाना था। तो उसकी अनुमति के लिए श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त के राज दरबार में एक दूत भेजा था और उनसे आग्रह की थी कि वह बौद्ध गया में एक बुद्ध मंदिर बनवाना चाहते हैं, जिसकी अनुमति समुद्रगुप्त ने दे दी थी। नेक्स्ट है दोस्तों इसने कुल 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्रा जारी की। वह कौन कौन थे? वह था गरुड़, अश्वमेघ, धनुधर, व्याघ्रहंता, पशु, वीणासारण। नेक्स्ट राजा है दोस्तों रामगुप्त। इसकी पत्नी थी दोस्तों देवी और इसने अपने देवर चंद्रगुप्त द्वितीय से विवाह किया था। तो मेन रीजन था यह दोस्तों शक राजा ने रामगुप्त को बुरी तरह हरा दिया था
और शक राजा रामगुप्त की पत्नी देवी को प्राप्त करना चाहता था, क्योंकि रामगुप्त बुरी तरह हार गया था और इसीलिए वो राजी भी हो गया था अपनी पत्नी को शक शासक को देने के लिए। पर यह पसंद नहीं आया किसे? उसके छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय को। इसने शक राजा रुद्र सिंह तृतीय की हत्या कर दी और उसके बाद रामगुप्त की भी हत्या की और उसके बाद उसकी पत्नी देवी से विवाह भी किया। तो इसका वर्णन कहाँ मिलता है? तो इसका वर्णन मिलता है विशाख दत्त द्वारा लिखित देवी चंद्रगुप्तम में। नेक्स्ट है दोस्तों, इसने प्रथम तांबा का सिक्का चलाया। नेक्स्ट महान राजा था दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका शासन था 380 से लेकर 412 ईस्वी तक और इसने सिक्का चलाया चक्र विक्रम प्रकार का सिक्का। इसकी राजधानी थी दोस्तों पाटलिपुत्र, पर दूसरी राजधानी थी दोस्तों उज्जैन। ये मैंने आपको बताया, इसने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या करके गद्दी पर बैठा था और इसका रीजन भी मैंने बताया। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में चीनी यात्री फाहियान आया था। और दोस्तों फाहियान की एक पुस्तक है फो क्यू की, इसको भी याद रखिएगा, पूछता है। नेक्स्ट पॉइंट है महरौली का लौह स्तंभ। यह कब का है? यह भी है 4वीं सदी का। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक का अंत किया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और फिर चांदी के सिक्के चलाए, जो कि मैंने आपको बताया था। और अंतिम शक राजा था, वो कौन था? वो था रुद्र सिंह तृतीय। इसकी इसने हत्या कर दी थी। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी और ये वैष्णव था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, सांची अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय को देवराज एवं प्रवरसेन के अभिलेख में इसे देवगुप्त कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, ये मैंने आपको बता दिया, चीनी यात्री फाहियान आया था और इसकी पुस्तक फो क्यू की। नेक्स्ट पॉइंट है, इसने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक शासक रुद्र सिंह द्वितीय से करवाया। यह मैंने आपको बताया था जब मैं वाकाटक वंश पढ़ा रहा था तब। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरी अभिलेख के अनुसार उसका उद्देश्य था संपूर्ण पृथ्वी को जीतना। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, हिंदू का वर्तमान रूप का तेजी से विकास हुआ था। वो कब हुआ था? वो हुआ था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, दरबारी। इसके दरबारी थे विष्णु शर्मा, आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त। इसके दरबार में दोस्तों संस्कृत के 9 विद्वान थे, जिसे नवरत्न भी बोलते हैं। तो नवरत्न कौन कौन थे उसको हम लोग देख लेते हैं। वह थे वररुचि, कालिदास, धन्वंतरी, अमर सिंह, घटकरपर, शंकु, छपनक, वैताल भट्ट और वरामिहिर। ये 9 विद्वान थे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय ने कालिदास को दूत बनाकर कुंतल नरेश के दरबार में भी भेजा था। नेक्स्ट राजा है दोस्तों कुमारगुप्त प्रथम। इसका कार्यकाल था 415 से लेके 454 ईस्वी। इसका अन्य नाम गोविंद गुप्त भी था। इसने दोस्तों कार्तिकेय प्रकार का सिक्का चलाया था। नेक्स्ट है दोस्तों, मंदसौर अभिलेख से चंद्रगुप्त प्रथम के शासन का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, सबसे अधिक अभिलेख जो कि थे 18 कुमारगुप्त प्रथम के मिले थे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, तुमुन अभिलेख में कुमारगुप्त प्रथम को शरदकालीन सूर्य की तरह कहा गया है। शरदकालीन सूर्य मतलब समझते हैं? शरद मतलब ठंड के दिन, ठंड के दिन का इसको सूर्य बोला गया है, जिसका कोई भी प्रभाव नहीं था, क्योंकि ठंड में जो सूर्य निकलता है उसका कोई प्रभाव नहीं रहता है। तो वही है शरदकालीन सूर्य। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इसकी उपाधि। इसकी उपाधि थी दोस्तों व्याघ्र बल पराक्रम, महेंद्रादित्य, अजित महेंद्र, अश्वमेघ महेंद्र। और नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय। इसने दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किसने? तो कुमारगुप्त प्रथम ने। और यह देख लीजिए, यह प्रथम छात्रावास सुविधा वाला विश्वविद्यालय था। छात्रावास मतलब होता है हॉस्टल, जहां छात्र रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे। पर यह पूछेगा दोस्तों प्रथम विश्वविद्यालय कौन था? प्रथम विश्वविद्यालय था दोस्तों
राजा तक्ष द्वारा निर्मित तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो कि मौर्यकालीन शिक्षा का केंद्र था, जो कि मैंने आपको पढ़ा दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय को 1198 में कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति कौन था? तो वो था बख्तियार खिलजी ने जला दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध के महायान शाखा का केंद्र था, पर यह पूछेगा बौद्ध के ब्रजयान शाखा का शिक्षा केंद्र कहाँ था? तो वह था दोस्तों विक्रमशिला विश्वविद्यालय। यह था भागलपुर में अवस्थित। यह हम लोग देखेंगे जब हम लोग पाल वंश पढ़ेंगे तब देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, बिलसड लेख, इसे भी कुमारगुप्त प्रथम ने लिखवाया था। नेक्स्ट राजा है दोस्तों स्कंदगुप्त। इसका कार्यकाल था 455 से 467 ईस्वी, और इसके समय हुन या उसको मलेच्छ भी बोलते थे, उसका आक्रमण शुरू हो गया था। और इसका वर्णन मिलता है स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख, जो कि अवस्थित है गाजीपुर में। और यह देख लीजिए दोस्तों, हुन के प्रसिद्ध राजा थे तोड़मन और मिहिरकुल। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों स्कंदगुप्त की उपाधि। तो इसकी उपाधि थी दोस्तों कर्मादित्य। नेक्स्ट है दोस्तों, यह गुप्त वंश का अंतिम महान राजा था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों सुदर्शन झील, जो कि अवस्थित है गिरनार पर्वत पर। इसकी इसने मरम्मत भी करवाई थी। तो सुदर्शन झील के बारे में हम लोग शुरू से देख लेते हैं। सुदर्शन झील, इसका निर्माण किया था दोस्तों चंद्रगुप्त का प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त। अशोक ने दुस्सास्य को भी भेजा था। उसके बाद दोस्तों मरम्मत करवाया रुद्रदामन ने, और पुनः मरम्मत करवाया स्कंदगुप्त ने। किसके द्वारा? तो गिरनार प्रशासक चक्रपालित, जो कि था पर्णदत्त का पुत्र, इससे करवाया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, कौहम स्तंभ लेख में स्कंदगुप्त को सकोपकम एवं जूनागढ़ अभिलेख में इसे श्री परिक्षिप्त वृक्षा भी कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इसने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर बनाया, और इसी का पुत्र चक्रपालित ने सुदर्शन झील का मरम्मत भी किया था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, प्रशासनिक सुविधा के उद्देश्य से अयोध्या को इसने राजधानी भी बनाई थी। नेक्स्ट राजा है दोस्तों भानुगुप्त। इसका एक ही पॉइंट याद रखिए, एरन अभिलेख, जिसमें सती प्रथा का प्रथम विवरण मिलता है। इसमें सेनानी गोपराज की पत्नी सती हुई थी। कब? तो 510 ईस्वी में। और नेक्स्ट और लास्ट राजा है इस राजवंश का विष्णुगुप्त। यह इस वंश का अंतिम राजा था, और गुप्त वंश के सामंत थे पुष्यभूति, जिसने आगे चलकर पुष्यभूति या वर्धन वंश की स्थापना की। अब देखते हैं गुप्त काल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देख लीजिए, उज्जैन था इन लोगों का व्यापारिक केंद्र। ठीक है। नेक्स्ट है बंदरगाह। बंदरगाह देखते हैं दोस्तों, पूर्वी था ताम्रलिप्ति, घंटसाला, और पश्चिमी था भृगुकच्छ, भरोच और सुपारा कल्याण। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, सारनाथ का धमेक स्तूप, यह भी गुप्त काल का है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, कर्णिक एवं महापक्ष पट्टलिक, यह कौन था? यह था भूमि अभिलेख को सुरक्षित रखने वाला अधिकारी। ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं इनका प्रशासन किस प्रकार बटा हुआ था। तो सबसे नीचे था दोस्तों ग्राम, जिसका मुखिया था ग्रामिक, और ग्राम के अन्य सदस्य को हम लोग महत्तर बोलते थे। ठीक है। और यह भी पूछता है दोस्तों ग्राम का समूह, इसको पेठ बोलते थे। इसके ऊपर था दोस्तों विथि, और विथि के ऊपर था दोस्तों विषय, यह था जिला, और इसका प्रभारी था विषयपति, और विषय के ऊपर था दोस्तों भुक्ति, यह था दोस्तों प्रांत, और इसका प्रभारी था उपरिक, और सबसे ऊपर था दोस्तों देश, इसका शासक था गोपना। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, ग्राम सभा को पंचमंडली एवं ग्राम जनपद भी कहा जाता था। ठीक है। और भू राजस्व 1/4 से लेके 1/6 भाग तक था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों दंडपाशिक, यह था
मुख्य पुलिस अधिकारी। और चाट एवं भाट, यह था साधारण पुलिस कर्मचारी। और महादंड नायक, यह था मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट कुछ भूमि के प्रकार देखते हैं। भूमि के प्रकार में था क्षेत्र, यह था कृषि की भूमि। नेक्स्ट है वास्तु, यह था वास भूमि, मतलब रहने वाली भूमि जहाँ लोग निवास करते थे। नेक्स्ट है चारागाह भूमि। नेक्स्ट था सिल, यह था अजोतीय भूमि जिसे जोता नहीं जाता हो। नेक्स्ट था अप्रहत, यह था जंगली भूमि। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों रहत या घंटी यंत्र। इसका यूज होता था सिंचाई में। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों दिनार, यह था स्वर्ण मुद्रा। और रुपये का, यह था चांदी का सिक्का। गुप्त शासकों ने सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए और जिसको हम लोग दिनार बोलते हैं। यह भी पूछेगा सबसे ज़्यादा अशुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए, तो वो भी गुप्त शासकों ने ही किए थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों गणिका, यह बोला जाता था वैश्याओं को। नेक्स्ट है कुट्टिनी, ये थी वृद्ध वैश्या। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों मंदिर कला एवं त्रिमूर्ति अवधारणा का आरंभ हुआ गुप्त काल में। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों दशावतार मंदिर, यह था देवगढ़ झांसी में। यह कौन सी शैली में था, यह था पंचायतन शैली में। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों गंगधर अभिलेख में विष्णु को मधुसूदन कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हरिहर के रूप में शिव को विष्णु के साथ दर्शाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है गुप्त युग में मथुरा एवं वल्लभी में जैन सभाओं का आयोजन हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों सांस्कृतिक उपलब्धि के लिए गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। इनकी राजकीय भाषा वो थी संस्कृत। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कुछ स्थापत्य और मंदिर देखते हैं। स्थापत्य में दोस्तों अजंता की गुफाएं जो अवस्थित थी महाराष्ट्र में, और बाघ की गुफाएं जो कि अवस्थित है विंध्य पर्वत धार मध्य प्रदेश में, और अफगानिस्तान के बामियान में अवस्थित दुनिया की सबसे ऊंची बुद्ध की प्रतिमा, इसका भी निर्माण हुआ था गुप्त काल में, पर यह मूर्ति अभी नहीं है, इसे तालिबानियों ने गिरा दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है उदयगिरी गुहालेख, इसकी रचना की थी वीरसेन ने। और नेक्स्ट है मंदसौर प्रशस्ति, इसकी रचना की थी वत्स भट्टी ने। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं गुप्तकालीन मंदिर। एक था धमेक स्तूप जो कि अवस्थित था सारनाथ उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट था शिव मंदिर जो कि था भूमरा नागौड़ मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट था पार्वती मंदिर जो कि था नचना कुठार मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है दशावतार मंदिर जो कि शिखर युक्त मंदिर था, यह अवस्थित है देवगढ़ झांसी में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दशावतार तो याद ही रखिए। नेक्स्ट है भीतरगांव जो कि अवस्थित है कानपुर उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है विष्णु मंदिर जो कि है तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट एक और है विष्णु मंदिर जो कि था उदयगिरी विदिशा में। नेक्स्ट एक और शिव मंदिर है, यह था अहिच्छत्र बरेली उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है दोस्तों लक्ष्मण मंदिर, यह भी इम्पॉर्टेंट है, यह अवस्थित है सिरपुर। यह इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह ईंटों से निर्मित है। नेक्स्ट है दोस्तों पवाया मंदिर, नागौड़ में खो मंदिर और शंकर मठ मंदिर जो कि अवस्थित है जबलपुर में। इन सभी में दोस्तों दशावतार और लक्ष्मण मंदिर आप लोग जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कुछ कलाएं देखते हैं। अजंता जो कि अवस्थित है औरंगाबाद महाराष्ट्र, इसकी गुफा संख्या 16, 17 एवं 19 यह थी दोस्तों गुप्त काल की। अब देखते हैं दोस्तों गुफा संख्या 16, इसमें था मरणासन राजकुमारी का चित्र
नेक्स्ट है गुफा संख्या 17, इसमें था जातक कथाएं, जो कि बौद्ध धर्म के महायान शाखा का था। और लास्ट था 19, ये तीनों था गुप्तकालीन, और इसकी खोज की थी दोस्तों 1819 में जेम्स अलेक्जेंडर ने। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, गुप्त काल में छुआछूत, बाल विवाह और पर्दा प्रथा का आरंभ हो गया था। नेक्स्ट है निम्न जाति को चांडाल कहा जाता था। नेक्स्ट है दोस्तों ध्रुवाधिकारी, यह था भूमि कर वसूलने वाला अधिकारी। नेक्स्ट था कुमार अमात्य, यह था प्रशासनिक अधिकारी, यह सबसे बड़ा अधिकारी था। नेक्स्ट था बलाधिकृत, यह था दोस्तों सैन्य कोष अधिकारी। नेक्स्ट है दोस्तों महाप्रतिहार, यह था मुख्य दवारिक। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों महापिलुपति, यह था गज सेना का अध्यक्ष। नेक्स्ट महाअश्वपति या भट्टाश्वपति, यह था अश्व सेना मतलब घोड़ा, और गज मतलब होता है हाथी। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कायस्थ का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है याज्ञवल्क्य स्मृति में और गुप्तकालीन अभिलेख में। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों उद्रंग, यह था एक प्रकार का टैक्स, कर था, यह था स्थायी काश्तकारों के लिए। नेक्स्ट था ऊपरी कर, यह था अस्थायी कृषक के लिए। नेक्स्ट था हिरण्य, यह था नगद रूप में लिया जाने वाला टैक्स या कर। नेक्स्ट था अग्रहार, यह था दोस्तों मंदिर एवं ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों सार्थवा, यह था व्यापारियों का समूह। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों व्यापारियों एवं शिल्पियों का संगठन। कुछ संगठन हैं उनको हम लोग देखते हैं क्या क्या थे। तो वो था निगम, पुग, गण और श्रेणी। यहाँ पे यह पॉइंट याद रखिएगा, श्रेणी का प्रधान था ज्येष्ठक। नेक्स्ट है दोस्तों आर्यभट्ट के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। आर्यभट्ट की कुछ पुस्तकें देख लेते हैं। पहली पुस्तक है आर्यभट्टियम। इसमें आर्यभट्ट ने कहा था कि पृथ्वी गोल है और पृथ्वी की परिधि का सही अनुमान भी लगाया था इन्होंने। और नेक्स्ट है दशमलव प्रणाली का भी वर्णन किया है। किसमें? तो आर्यभट्टियम ने। नेक्स्ट बुक है दोस्तों इनका दशागीतिक सूत्र। और नेक्स्ट है आर्याष्टक शतक। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों वरामिहिर। इनका ग्रंथ था पंच सिद्धांत, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों ब्रह्मगुप्त, इनका बुक था ब्रह्म सिद्धांत। नेक्स्ट है सुश्रुत, ये थे दोस्तों आयुर्वेद के डॉक्टर। नेक्स्ट है दोस्तों धन्वंतरी, इन्हें दोस्तों भारतीय आयुर्वेद के पिता बोला जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों भास्कर, इनकी पुस्तकें थी महाभास्कराचार्य या लघु भास्कराचार्य एवं भाष्य। नेक्स्ट विद्वान थे दोस्तों लाटदेव, इनको दोस्तों सूर्य सिद्धांत का गुरु कहा जाता था। और नेक्स्ट है दोस्तों कालिदास, इनको भारत का शेक्सपियर कहा जाता था, क्योंकि शेक्सपियर जिस तरह लव स्टोरी लिखते थे उसी तरह कालिदास भी प्रेम प्रसंग ज़्यादा लिखते थे, मतलब लव स्टोरी ज़्यादा लिखते थे। चलिए दोस्तों गुप्तकालीन थोड़ा सा रचना देख लेते हैं। वो था याज्ञवल्क्य स्मृति, कात्यायन स्मृति, बृहस्पति स्मृति और पराशर स्मृति। ये सभी थे गुप्तकालीन। और नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है गुप्त काल का दोस्तों, गुप्त के सामंत थे पुष्यभूति, जिसने पुष्यभूति या वर्धन वंश की स्थापना की। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों पुष्यभूति या वर्धन वंश, एक छोटा सा टॉपिक है तो इसको हम लोग इसी वीडियो में कंप्लीट करते हैं। गुप्त के बाद गुप्त का साम्राज्य बट गया, तो उनमें से था मैत्रक वंश जिनका क्षेत्र था वल्लभी, दूसरा था हुन जिनका क्षेत्र था पंजाब। नेक्स्ट है मौखरी वंश जिसका क्षेत्र था कन्नौज। नेक्स्ट है यशोवर्मन जिसका क्षेत्र था मालवा। अब हम लोग देखते हैं स्थापना। पुष्यभूति या वर्धन वंश की स्थापना की थी दोस्तों
पुष्यभूति ने, और इसकी राजधानी थी दोस्तों थानेश्वर, जो कि वर्तमान में अवस्थित है अंबाला हरियाणा में। नेक्स्ट राजा है दोस्तों प्रभाकर वर्धन। यह था दोस्तों इस वंश के स्वतंत्रता का जन्मदाता। इसके समय टैक्स मतलब कर था 1/6 से लेके 1/10 तक, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है प्रभाकर वर्धन की उपाधि। तो इसने परम भट्टारक एवं महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। और इसकी पत्नी का नाम था दोस्तों यशोमती, और इसकी 3 संतानें थी। पुत्र थे इनके राजवर्धन एवं हर्षवर्धन, और पुत्री थी इनकी राजश्री, जिसका विवाह हुआ था दोस्तों मौखरी के राजा ग्रहवर्मा के साथ, जो कि कन्नौज उत्तर प्रदेश के शासक थे। यहाँ पे दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो राजश्री का पति थे मौखरी राजा ग्रहवर्मा की हत्या कर दी थी दोस्तों मालवा शासक देवगुप्त ने। फिर राजवर्धन जो कि राजश्री का भाई था, इसने देवगुप्त की हत्या कर दी। पर दोस्तों एक शासक था शशांक, जो कि था गौड़ वंश का शासक, और यह देवगुप्त का मित्र था। यहाँ गलती से ग्रहवर्मा लिखा गया है, यह था देवगुप्त का मित्र। इसने गलती से राजवर्धन की हत्या कर दी। और फिर आया हर्षवर्धन, इसने हत्या कर दी शशांक की। तो देख लीजिए यहाँ पे ग्रहवर्मा की हत्या की देवगुप्त ने, फिर देवगुप्त की हत्या की राजवर्धन ने, फिर राजवर्धन की हत्या की शशांक ने, और लास्ट में शशांक की हत्या की हर्षवर्धन ने। शशांक का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यह था शैव धर्म का अनुयायी, और इसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। अब चलिए नेक्स्ट राजा देखते हैं हम लोग, हर्षवर्धन, जो राजा बना था दोस्तों 606 ईस्वी में। इसने अपनी राजधानी बनाई कन्नौज में, जहाँ पे इसकी बहन का राज्य था। इसने अपनी बहन राजश्री को ढूंढा बौद्ध भिक्षुक दिवाकर मित्र की सहायता से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, हर्षवर्धन की उपाधि देख लेते हैं। इसकी उपाधि थी शिलादित्य, परम भट्टारक नरेश, एवं स्वयं को राजपुत्र कहता था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इसने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दांत छीने थे। क्यों छीने थे? क्योंकि यह पहले शैव था और बाद में बौद्ध बन गया। बौद्ध की किस शाखा का? तो वह महायान शाखा का था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, चीनी यात्री ह्वेनसांग आया था। कब? हर्षवर्धन के कार्यकाल में। यह आया था दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए। फिर वहाँ यह शिक्षक भी बन गया। और ह्वेनसांग को दोस्तों नीति का पंडित, यात्रियों का राजकुमार और वर्तमान शाक्य मुनि भी कहते हैं। ह्वेनसांग ने दोस्तों शूद्रों को कृषक कहा है। और यह भी पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों, जब वो नालंदा विश्वविद्यालय में आया तो उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति थे शीलभद्र। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, प्रयाग में हर 5वें वर्ष महामोक्ष परिषद का आयोजन होता था। ह्वेनसांग भी भाग लिया 6ठे परिषद में। हर्षवर्धन ने दोस्तों इसे अध्यक्ष बना दिया इस परिषद का, इसलिए ब्राह्मणों ने इसका विरोध भी किया था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, ह्वेनसांग की अध्यक्षता में कन्नौज में एक बहुत बड़ी बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था। इसे दोस्तों 5वीं बौद्ध संगीति की उपाधि भी दी गई है, पर यह वास्तव में 5वीं बौद्ध संगीति नहीं थी। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, हर्ष ने 100 ग्राम की आय दान दे दी थी नालंदा विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, हर्षवर्धन हार गया था। किससे? तो हारा था पुलकेशिन द्वितीय से। यह था दक्षिण भारत का राजा, चालुक्य, वातापी या बादामी का शासक पुलकेशिन द्वितीय। और इसका वर्णन मिलता है दोस्तों नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय द्वारा निर्मित एहोल अभिलेख में। पुलकेशिन द्वितीय से दोस्तों हारने का मेन रीजन यह था क्योंकि दक्षिण भारत नदियां और पहाड़ पार करके ये पहुंचा था। इसकी सेना थकी ही थी और उसी समय पुलकेशिन द्वितीय ने हमला कर दिया और हर्षवर्धन की पराजय हुई। नेक्स्ट है दोस्तों दरबारी। तो इसके दरबारी थी दोस्तों
वान भट्ट, इसकी पुस्तक याद रखिएगा हर्षचरित और कादम्बरी। नेक्स्ट था दोस्तों धावक। नेक्स्ट है मयूर, इसकी पुस्तक है सूर्य शतक, यह भी याद रखिएगा, मयूर सूर्य शतक। नेक्स्ट था दोस्तों मातंग दीवार। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हर्ष द्वारा रचित पुस्तकें देखते हैं, कौन कौन थे, तो वो था दोस्तों रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हर्षकालीन कुछ शासक को देख लेते हैं। तो एक था भास्कर वर्मा जो कामरूप का वर्मन वंश का शासक था। नेक्स्ट था धुर्वसेन द्वितीय जो कि वल्लभी गुजरात का शासक था। हर्ष ने इसे हराकर अपनी पुत्री की शादी करवा दी थी। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता था, पर यह ना तो कट्टर हिंदू था और ना ही पूरे देश का शासक था। इसका शासन दोस्तों कश्मीर को छोड़कर उत्तर भारत तक ही सीमित था। अब चलिए दोस्तों फास्टली कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं दोस्तों प्रशासन। तो सबसे नीचे था दोस्तों ग्राम, जिसका शासक था ग्रामाक्ष पटलिक। इसके ऊपर था दोस्तों पाठक जो था तहसील। इसके ऊपर था दोस्तों विषय जो था जिला और इसका शासक था दोस्तों विषयपति। और विषय के ऊपर था दोस्तों भुक्ति जो था दोस्तों प्रांत और इसके शासक को बोलते थे राजस्थानीय, उपरिक एवं राष्ट्रीय। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों प्रांतीय शासक को लोकपाल बोलते हैं। इसका वर्णन है दोस्तों हर्षचरित में। यह पूछता है दोस्तों लोकपाल का सर्वप्रथम वर्णन कहाँ मिलता है, तो वह मिलता है हर्षचरित में। नेक्स्ट है दोस्तों अधीनस्थ शासक, मतलब राजा के अधीनस्थ शासक कहलाते थे महाराजा या महासामंत, एवं मंत्री परिषद के मंत्री थे अमात्य या सचिव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों चात या भात पुलिसकर्मी। नेक्स्ट है दोस्तों दंडपाशिक या डांडिक, यह था दोस्तों पुलिस अधिकारी। नेक्स्ट है दोस्तों तुला यंत्र, यह था जल पंप और यह यूज होता था सिंचाई के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों भंडी, यह था दोस्तों प्रधान सचिव। नेक्स्ट है सिंहनाद, यह था प्रधान सेनापति। नेक्स्ट है कुंटल, यह था दोस्तों अश्वसेना प्रधान। नेक्स्ट है स्कंदगुप्त, यह था गज सेना प्रमुख। नेक्स्ट है बृहदेश्वर, यह था अश्वसेना। नेक्स्ट है महाबलाधिकृत, यह थी पैदल सेना। नेक्स्ट है दोस्तों अवंती, इसका अर्थ था शांति एवं युद्ध का मंत्री। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों श्रेष्ठी, इसका अर्थ था साहूकार। नेक्स्ट है सार्थवा, इसका अर्थ था व्यापारी। नेक्स्ट है कुलिक, इसका अर्थ था शिल्पी या कारीगर। नेक्स्ट है कास्थ, इसका अर्थ था लेखक। और नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों मथुरा, यह था सूती वस्त्र का केंद्र था। चलिए नेक्स्ट थोड़ा सा कर देख लेते हैं। कर था दोस्तों हिरण्य, यह था नगद कर, यह तो हम लोग गुप्त वंश में भी देखे थे। नेक्स्ट है दोस्तों भाग, यह था कृषि उपज का 1/10 भाग। और नेक्स्ट कर था वो था बलि, इसका दोस्तों डिटेल में उल्लेख नहीं मिला है, बस कर में एक बलि का उल्लेख मिला है। तो चलिए दोस्तों इसी प्रकार हम लोगों का पुष्यभूति या वर्धन वंश भी कंप्लीट होता है यहाँ पे। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे दक्षिण भारत। एक वीडियो में आपको पूरा दक्षिण भारत में पढ़ाऊंगा। तो ये सेशन आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।